हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था वातावरण का प्रभाव, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था शारीरिक अंतर का प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। ये सब चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि वातावरण कैसे हम लोग को अफेक्ट करता है, किन किन चीज़ों पे अफेक्ट करता है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच क्या रिलेशन है, दोनों हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीज तथा खेत जैसा इनका संबंध है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं मनुष्य के जीवन में। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। पृथक नहीं है, मतलब वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही एक जैसे चीज़ है। जैसे कि खेत और बीज का जो संबंध होता है, खेती में अगर बीज डालो और बीज अच्छी हो तो उससे फसल अच्छी उगती है। उसी तरह अगर वंशानुक्रम अच्छा मिले, वातावरण अच्छा मिले तो मनुष्य का जीवन सफल होता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण में यही रिलेशन है। एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं है। स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों का रिलेशन वैसा ही है जैसे कि हमारा खेत और बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ एवं संतुलित हो। पॉल्यूटेड एरिया में क्या होता है कि धान जो होता है वैसे ही होता है, खराब होता है। लेकिन उसको अगर अच्छी मिट्टी मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, अच्छा हवा पानी मिल जाए, शुद्ध हवा पानी मिल जाए, तो वो एक अच्छा फसल देगा। बीज जो है वो अच्छा फसल देगा। जब वातावरण स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा तभी बीज स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है। अच्छी खाद, समय पर पानी, धरती की तैयारी, निराई गुराई आदि वातावरण की सृष्टि करती है। ठीक है, जितना भी चीज़ है, अच्छा खाद है या समय पर पानी देना है या धरती की जुताई हो या कोई भी चीज़, जितना भी प्रोसेस होता है एक बीज को डालने से लेकर फसल को काटने तक, अगर वो चीज़ अच्छा प्रोसेस से हुआ, सारी चीज़ें उसको अच्छी मिली, खाद अच्छी मिली, पानी अच्छी मिली, हवा अच्छी मिली, वातावरण अच्छा मिला, समय पर उसका देखभाल हुआ, तभी वो बीज एक अच्छा पौधे का रूप धारण करता है। ठीक है, लैंडिस ने इसलिए कहा है वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशानुक्रम क्या है कि जो हमारे माता पिता का गुण था वो हम में समाहित होता है, जो हम में जन्मजात गुण आते हैं वो विकसित होने का हम लोग को अवसर देता है। कौन? हमारा वंशानुक्रम। वो विकसित होने की क्षमताएं हमें वंशानुक्रम देता है, लेकिन वातावरण जो है वो अवसर देता है कि वो विकास कितने अच्छे से होगा, कितने और अच्छे से होगा। ठीक है, हमारा जो जन्मजात गुण है वो हमें विकसित करने की क्षमता वंशानुक्रम देता है, लेकिन वातावरण जो है वो अवसर देता है कि हाँ, आप उन क्षमताओं को और अच्छा करें और अच्छी चीज़ों में अप्लाई करें और उसको विकासशील बनाएं। ठीक है, वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थिति हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करता है। वंशानुक्रम जो होता है वो
कार्य करने की क्षमता हम लोग में देता है, और वातावरण जो है हमें उसको निवेश करने का अवसर प्रदान करता है कि जो हम लोग में जन्मजात गुण है वो हम वातावरण में कैसे उसका प्रयोग करें, कैसे उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करें। इस चीज़ का अवसर हमें कौन देता है? वातावरण देता है। तो ये है वंशानुक्रम और परिस्थिति के बीच का रिलेशन। मैकाइवर एवं पेज ने वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। इन्होंने लिखा है, जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी कि दूसरी। मैकाइवर और पेज ने वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के महत्व को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, दोनों का हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और किसी एक के ना रहने पर वो हम विकास की ओर नहीं चल पाएंगे, मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकेगा, चाहे वो शारीरिक निर्माण हो, चाहे वो मानसिक निर्माण हो, चाहे हमारा कोई भी गुणों का निर्माण हो, वो बिना एक के नहीं रहने पर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है, वंशानुक्रम का भी होना ज़रूरी है और हमारे वातावरण का भी होना ज़रूरी है। दोनों का अच्छा होना हमारे जीवन को सफल बनाएगा। और ये क्या लिखते हैं कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होता है। जितने भी हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं, वो सब हमारे वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित होते हैं, सब उन्हीं का रिजल्ट होता है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरी। जो भी हमारे जीवन में घटित होता है वो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण से ही आता है। हम अगर अच्छा कार्य करते हैं तो वो हमारी जन्मजात गुणों और अच्छे माहौल का ही सम्मिलित होता है, हमारे में समाहित होता है, जिसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ना तो हटाई जा सकती है और ना ही कभी पृथक की जा सकती है। इन दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब हमारे विकास में, मनुष्य के विकास में इन दोनों का होना ज़रूरी है। किसी एक को हटा देने से हमारा काम नहीं चल सकता। वुडवर्थ तथा मार्क्स के मतानुसार व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है, माने दोनों के मिलन से ही हम लोग का निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है। विकास की किसी अवस्था में बालक या व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए साधारणतः वंशानुक्रम और वातावरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विकास की किसी अवस्था में बालक या व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और संवेग की विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए, जब हमारी कोई व्याख्या करता है, जब हमारे कोई गुणों का व्याख्यान करता है, हमारे संवेग के बारे में, हमारे मानसिकता के बारे में, हमारे शारीरिक बनावट के बारे में अगर कोई बात करता है, तो वो ये भी बोलता है कि हाँ, वो तो इस बैकग्राउंड से है, इस सोशल बैकग्राउंड से है, इसलिए उसका कदकाठी ऐसा है, इसलिए उसका विचार ऐसा है, इसलिए इसका सोच ऐसा है। ठीक है, और वंशानुक्रम का भी बात होता है, जैसे उसके माता पिता बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, इसीलिए ये बालक पढ़ने में इतना अच्छा है। तो हम लोग इस बारे में बात करते हैं जब भी किसी विकास के बारे में बात होता है तो। ठीक है, बालक या व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या संवेग की विशेषताओं का जब कोई व्याख्यान करता है तो वो उसके वंशानुक्रम और वो किस वातावरण से आया हुआ है, किस बैकग्राउंड से है, वो इसका डिस्कशन ज़रूर होता है। ठीक है, वातावरण संबंधी परीक्षणों द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया है कि समान वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर भी बच्चों में विभिन्नता होती है। वातावरण संबंधित परीक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि वंशानुक्रम और वातावरण अगर कोई दो बालक में सेम है तो भी उसमें डिफरेंस आता है। अतः बालक के विकास पर न केवल वंशानुक्रम का वरन वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब वंशानुक्रम के अलावा वातावरण का भी प्रभाव एक बालक के विकास में पड़ता है। ठीक है,
इसकी पुष्टि करते हुए क्रो ने लिखा है, व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, ना केवल मैंने क्रो ने लिखा है कि व्यक्ति का जब निर्माण होता है तो केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण से नहीं होता है, दोनों के मिलन से होता है, दोनों का होना ज़रूरी है, तब जाके वो व्यक्ति का निर्माण होता है। किसी एक के होने से व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। वास्तव में वह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो जैविक दाय जो हमें जन्मजात गुण मिलते हैं, और जो सामाजिक विरासत हमें कहाँ से मिलता है, वातावरण से मिलता है, और जैविक दाय कहाँ से मिलता है, वो वंशानुक्रम से मिलता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण से हमें जैविक दाय और सामाजिक विरासत मिलता है, ठीक है। वो दोनों किसका उपज है, वंशानुक्रम और वातावरण का उपज है। जैविक दाय और सामाजिक विरासत वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है, वो दोनों वहीं से हमें मिले हैं। आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। आनुवांशिकता एवं वातावरण का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व क्या है, ये हम लोग अब पढ़ेंगे। आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता तथा इनके बिना बालकों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक ही है, दोनों पृथक नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। और ये दोनों के मिलन से ही बालक का विकास होता है। बाल विकास को जो गहरे स्तर पर प्रभावित करता है वो दो चीज़ है, कौन कौन सी, आनुवांशिकता और वातावरण, ठीक है। जैसे कि देखिए नीचे क्या दिया हुआ है इसके शैक्षिक महत्व के बारे में। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है। क्या यहाँ कह रहा है शैक्षिक महत्व में कि विकास की वर्तमान विचारधारा में, मतलब कहा गया है कि बच्चों का जिस प्रकृति में पालन पोषण होगा, जिस वातावरण में पालन पोषण होगा, प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। माता पिता कैसा विचार अपना बच्चों को देता है, कैसा सामाजिक विरासत उसको देता है, कैसा पालन पोषण करता है, किस तरह की प्रकृति उससे मिलती है, ये सब चीज़ें ही उसके विकास में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के डेट में ये बोला गया है कि जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा इन्वायरमेंट है और जो हमारा पालन पोषण है, वो दोनों हमारे विकास में, बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ से, देखिए आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसा सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता दी जा सके। मतलब आनुवांशिकता को समझना ज़रूरी है, लेकिन हमें ये भी ज़रूरी है समझना कि हम अपने परिवेश को कैसे और अच्छा करें, क्योंकि बालक जो होता है उसका सर्वप्रथम विद्यालय कौन सा होता है, उसका घर होता है। तो वो घर में जो सीखेगा, आसपास से जो सीखेगा, घर के लोगों से जो सीखेगा, उसका वैसे ही इफेक्ट उसके माइंड पे पड़ेगा, उसके इमोशंस पे पड़ेंगे, उसके शारीरिक विकास में पड़ेंगे। तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। जिसका भी जन्मजात गुण होता है वो सीमित होता है, जितना भी गुण हम लोग में आता है आनुवांशिकता द्वारा वो सीमित होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। किसी में
किसी में कम भी होता है और किसी में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी होता है, लेकिन अधिकतर उसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो उस लिमिट में रह के हम लोग कैसे सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता दें, मतलब कैसा ऐसा प्रोसेस करें कि बालक का विकास बहुत अच्छे से हो, उसका जो जन्मजात गुण है उसको, और वातावरण से जो हमें गुण मिलेगा उसको, उन दोनों को मिलाकर कैसा ऐसा प्रोसेस बनाएं जिससे बाल विकास और अच्छे से हो। ठीक है, वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया द्वारा होती है, दोनों के इंटरेक्शन से होती है, दोनों के से मिलकर होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। शिक्षा में अगर हम कोई योजना बनाते हैं कि बालक को और उसके बालक का जो गुण है उसमें और उसको कैसे और अच्छा करे और कैसे उसको उसकी रुचियों में बढ़ावा लाए, कैसे उसको पढ़ाने लिखाने में अच्छा करे, इन सब चीज़ों में वंशानुक्रम और वातावरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। दोनों का इसमें मिलन होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है। कोई भी हम लोग शिक्षा की योजना बनाते हैं उसमें वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इन दोनों को मिलाकर ही हम कोई योजना बना सकते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम से जो उसका जन्मजात गुण मिला है उसको और अधिक विकसित करने के लिए हमें उसे एक अच्छा वातावरण देना जरूरी है, एक अच्छा परिवेश द्वारा उसको विकसित करना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी उससे प्रभावित होती है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उनकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यह तो हम जानते हैं कि आनुवंशिकता जो हमारे जन्मजात गुण हैं, जो हमारे वातावरण से हमें गुण मिले हैं, जो शिक्षा मिली है, उनका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे इमोशंस पे, हमारे सामाजिक विकास पर, इन सब पर उनका प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है और यही कारण होता है कि आनुवंशिकता और वातावरण द्वारा बालक की शिक्षा जो है वो प्रभावित होती है। बालक जिस वातावरण से आएगा वैसे ही उसकी भाषा रहेगी, वैसे ही उसका रहन सहन रहेगा, वैसे ही उसका कार्य करने की क्षमता रहेगी, वैसे ही उसकी बुद्धि लब्धि रहेगी। तो अगर वो अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आया, अच्छे वातावरण से नहीं आया, तो इसका बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? उस पे, उसकी शिक्षा पे पड़ेगा। इसलिए बच्चों का अच्छा आनुवंशिकता होना, अच्छा वातावरण होना, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है और ये बालक की शिक्षा को प्रभावित करती है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ उनकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। जब एक शिक्षक समझ जाता है कि बच्चा किस वातावरण से आया है, किस वंशानुक्रम से आया है, मतलब उसके जन्मजात गुण कैसी है, उसकी बुद्धि लब्धि कैसी है, तीव्र है या मंद है, वो किस वातावरण से आता है, उसका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो आर्थिक समस्या से जूझ रहा है या नहीं, इन सब समस्याओं का अगर पता चल जाता है शिक्षकों को, तो उनको सहायता प्रदान करता है कि किस प्रकार एक ऐसी योजना बनाई जाए ताकि बालकों को और अच्छा किया जा सके, पढ़ने लिखने में और अच्छा किया जा सके, और या तो उसके अंदर जो गुण हैं उसको और विकसित कर दिया जाए। जो जो उनकी समस्याएं हैं, जैसे भाषा संबंधी समस्याएं हैं, या वो सबके सामने बोल नहीं सकता, या सबके सामने खुल के बोल नहीं सकता, समायोजन नहीं कर सकता, बुद्धि लब्धि कम है, तो उसको
इन तमाम समस्याओं को किस तरह से वो दूर कर सके शिक्षक, इसमें सहायता कौन देता है? आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में जान लेने के बाद, ठीक है। जब शिक्षक ये जान जाता है कि बच्चों के गुण कैसे हैं, बच्चा किस वातावरण से आता है, तो वो उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है, वातावरण शरीर को पुष्ट करता है, ठीक है। वंशानुक्रम से क्या होता है? शरीर का आकार प्रकार मिलता है, ठीक है। शरीर का गठन कैसा होगा ये उससे मिलता है, लेकिन शरीर को पुष्ट कैसे करें, शरीर को कैसे विकासशील बनाया जाए, मतलब कैसे तंदुरुस्त किया जाए, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? वो वातावरण पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं, ठीक है। यही बात अभी कह रहा था कि जिस परिवार में बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना दिया जाए तो उसकी मांसपेशियां अच्छी होंगी, उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनकी शारीरिक क्षमताएं अच्छी होंगी, जिससे वो क्या होगा, जिससे वो विकास कर पाएंगे, खेल कूद में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। बुद्धि लब्धि अच्छी होगी, उसके संवेगों पे असर पड़ेगा, वो पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। हम लोग ये जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो जब उसका शरीर अच्छा रहेगा तो उसका मन भी अच्छा रहेगा, उसका बुद्धि लब्धि भी अच्छी होगी और वो किसी भी कार्य को अच्छा से करेगा, खेल कूद में पार्टिसिपेट कर पाएगा, वो अन्य चीज़ों में अपनी रुचियां प्रकट कर सकेगा, ठीक है, अन्य क्रियाओं में अपनी रुचियां प्रकट कर पाएगा। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है, इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। अब जहाँ तक बात करें बुद्धि क्षमता की, तो ये तो वंशानुक्रम से उसको मिलती है, क्योंकि वो जन्मजात गुण होता है, वंशानुक्रम से उसको मिलती है। इसका पूरा जिम्मेदार वंशानुक्रम होता है बौद्धिक क्षमता के लिए, ठीक है। इसलिए बालक को समझने के लिए सबसे पहले उनका वंशानुक्रम और उनके वातावरण को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो शिक्षक दूर कर सके, ठीक है। बालक की रुचियां, प्रवृत्तियां तथा अभिवृत्तियां आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। बालक की रुचि क्या है, बालक का नेचर क्या है, ये सब जो है वातावरण पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आता है, जिस एनवायरनमेंट से आता है, उसका सोशल बैकग्राउंड जैसा होता है, नैतिक विकास जिस प्रकार से हुआ रहता है, वैसे ही उसका रुचि जागृत होता है, वैसे ही उसका नेचर बिहेवियर विकसित होता है। इसीलिए इसका पूरा जिम्मेदार वातावरण को माना जाता है। लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल जाती है। वातावरण से तो उसकी रुचियां, प्रवृत्तियां मिलती है, लेकिन वंशानुक्रम भी अच्छा हो तो इसको और सार्थक दिशा मिल जाता है, मतलब उसको और अच्छा से वो अपनी रुचि को विकसित कर सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक व्यवसाय के बच्चे के जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि एवं क्षमता पाई जाती है। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो तो उस दिशा में सफलता मिल जा सकती है। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि जब कोई बिजनेसमैन का बेटा है, बच्चा है, तो वो उसका वंशानुक्रम के अनुसार उसका जन्मजात गुण रहेगा कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन इसी के साथ अगर उसको वातावरण भी वैसा मिल जाए, वो परिवेश भी वैसा मिल जाए, तो वो और सफल कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आसपास सफल व्यक्ति को देखेगा जो कि बिजनेस में सफल है, तो वो उनसे सीखेगा, अनुकरण करेगा, उनसे अनुभव प्रदान करेगा, अनुभव लेगा, और इस प्रकार उसको और भी समझ में आएगा कि उसको व्यवसाय में कैसे आगे बढ़ना है। तो ठीक उसी तरह अगर किसी बच्चे को वातावरण के साथ अच्छा वंशानुक्रम मिल जाए या वंशानुक्रम के साथ अच्छा वातावरण मिल जाए, दोनों का मिलन उसमें आ जाए, सम्मिलित हो जाए,
तो उसको एक और सफल मार्ग मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। आनुवांशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। क्या कह रहा है, देखिए ये आखिरी पॉइंट है। आनुवांशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चे के लिए उपयुक्त बनाता है। माने जैसा उनका आनुवांशिकता होता है, जैसे उनके जन्मजात गुण होते हैं और जिस वातावरण से वो आते हैं, अगर विद्यालय का वातावरण भी शिक्षक उसके अनुरूप बना देता है, जिसमें वो आसानी से एडजस्ट कर सके, तो ये उस बच्चे को और भी सफल बना देता है, उसके सारे गुणों को और अच्छे से निखार के लाता है। ठीक है। छात्रों का जो व्यवहार होता है वो अपेक्षित परिवर्तन आ जाता है उसमें। ठीक है। कहने का मतलब है कि विद्यालय के वातावरण को अगर सेम बच्चों के लायक ही बना दे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, बच्चे अच्छा से समायोजन इसलिए विद्यालय में नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उनके अनुसार वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है। उनके अनुसार वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है जिसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अन्य बच्चों के साथ मिलजुल नहीं सकते हैं, उनको कोई भी चीज़ बोलने में भी डर लगेगा, भय लगेगा। ठीक है। अलगपन लगेगा उनको। तो अगर उनके आनुवांशिकता को, अगर उनके जन्मजात गुण को और वातावरण को समझ लिया जाए तो शिक्षक आसानी से वातावरण में चेंज लाएगा, विद्यालय के वातावरण में चेंज लाएगा, उसको उस लायक करेगा कि उसमें एक पार्टिकुलर बच्चा एडजस्ट कर सके और जिसके कारण छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बना जा सके। जब ऐसा इन्वायरमेंट हो जाएगा कि बच्चा उसमें एडजस्ट कर जाएगा तो उसका व्यवहार में चेंजेस आने लगेंगे। वो जो पहले डरता था अब नहीं डरेगा, पहले नहीं बोलता था अब बोलने लगेगा, पहले समायोजन नहीं कर पाता था तो अब समायोजन करने लगेगा। तो इस तरह से जब चेंजेस आएंगे ना तो शिक्षण अधिगम और भी अच्छा होगा, शिक्षक को पढ़ाने में और भी आसानी होगी और बच्चे भी उस चीज़ को भली भांति समझ पाएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसको भली भांति समझ पाएंगे, खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट खुलकर करने लगेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि आनुवांशिकता और वातावरण हम लोग को बहुत प्रभावित करती हैं, बाल विकास में बहुत प्रभावित करती हैं और इससे शारीरिक मानसिक सारे गुण विकसित होते हैं, और दोनों पृथक नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। और बिना एक के एब्सेंस में दूसरा कोई काम का नहीं होता। ठीक है। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आनुवांशिकता तथा वातावरण का ये लास्ट पॉइंट था। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों का रिवीजन कर लेंगे और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। आप लोग इसके सारे वीडियो देख लें, उसको रिवीजन कर लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में अच्छा हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।